दोस्तों, एक तरफ हमारा पड़ोसी पाकिस्तान अपनी होशियारी की वजह से इस कदर फंस गया है कि अब उसे समझ नहीं आ रहा कि किस तरफ जाए, किसे खुश करे और किसे मनाए। और दूसरी तरफ भारत बिना कोई शोर मचाए, बिना कोई बड़े बड़े दावे किए, बिल्कुल चुपचाप मिडिल ईस्ट की सबसे खतरनाक समुद्री गलियों से अपने जहाज सुरक्षित निकाल रहा है और अपनी एनर्जी सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रख रहा है। तो आज हम पूरी कहानी समझेंगे। पाकिस्तान की होशियारी, उसके गले की फांस कैसे बनी, यूएई ने अचानक अपना कर्ज क्यों मांगा, ईरान पाकिस्तान में कदम रखने से क्यों डर रहा है, भारत के जहाज किस नए रास्ते से निकल रहे हैं, ओमान का रोल क्या है और पाकिस्तान की जनता के साथ उसकी अपनी सरकार ने पेट्रोल के नाम पर कैसा बड़ा धोखा किया। सब कुछ एकदम सीधी और आसान भाषा में। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पहले पाकिस्तान की पूरी कहानी समझते हैं, क्योंकि इसे समझे बिना पूरी तस्वीर नहीं बनेगी। देखिए, पाकिस्तान को हमेशा से यह लगता रहा है कि वो मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक बड़ा और अहम खिलाड़ी है। सऊदी अरब से पैसे लेता है, यूएई से पैसे लेता है, चीन से पैसे लेता है और फिर सबको एक साथ खुश रखने की कोशिश करता है, यानी एक साथ कई नावों पर सवार रहने की कोशिश। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि जितनी बड़ी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। पाकिस्तान ने कभी यह बात नहीं मानी और अब यही बात उसके गले की फांस बन चुकी है। कहानी तब शुरू हुई जब पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक नाटो जैसा रक्षा समझौता साइन किया। उस वक्त यूएई के राष्ट्रपति खुद पाकिस्तान में मौजूद थे और शिकार के लिए आए हुए थे। यह अपने आप में एक बड़ी कूटनीतिक गलती थी, लेकिन पाकिस्तान को तब भी समझ नहीं आई। बाद में जब यूएई और सऊदी अरब के बीच तनातनी और खींचतान बढ़ी, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूएई के राष्ट्रपति से मिलने पहुंच गए और वहां उन्होंने यूएई को यह समझाने की कोशिश की कि सऊदी के खिलाफ मत जाओ, सऊदी से शांति रखो। यूएई को यह बात बहुत बुरी लगी और चुभी भी। उन्होंने सोचा कि जो देश मुझसे भी पैसे मांगता है और सऊदी से भी वो आज मुझे ज्ञान दे रहा है कि मैं सऊदी के खिलाफ काम ना करूं। यह पाकिस्तान के लिए पहला बड़ा और बहुत महंगा झटका था। दूसरा झटका ईरान को लेकर लगा। यूएई को महसूस हुआ कि ईरान के मुद्दे पर पाकिस्तान साफ साफ उसके साथ खड़ा नहीं है। पाकिस्तान एक तरफ यूएई को खुश रखना चाहता था और दूसरी तरफ ईरान से भी रिश्ते बनाए रखना चाहता था, और यही दोहरा खेल उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। बस फिर क्या था, यूएई ने बिना किसी देरी के और बिना किसी रहम के अपना 3 अरब डॉलर का कर्ज तुरंत वापस मांग लिया। शुरुआत में पाकिस्तान ने यूएई को मनाने की बहुत कोशिश की, हर तरह से समझाया, हर तरह से गुजारिश की, लेकिन यूएई का दबाव इस बार इतना भयंकर और इतना कड़ा था कि पाकिस्तान को झुकना ही पड़ा। अब पाकिस्तान ने इस कर्ज को अलग अलग किस्तों में चुकाने का फैसला किया है। अगले हफ्ते करीब 450 मिलियन डॉलर दिए जाएंगे और फिर महीने के अंत तक बाकी के अरबों डॉलर चुकाए जाएंगे। और ये पैसे जाएंगे कहां से? उसी विदेशी मुद्रा भंडार से जो पहले से बहुत कम है, यानी जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी यूएई को देना पड़ेगा। जो पाकिस्तान मिडिल ईस्ट का चौधरी बन रहा था, उसे अब समझ नहीं आ रहे हैं रहा कि सऊदी के पास जाए, यूएई के पास जाए या ईरान के पास। सऊदी अरब भी तब तक पैसे नहीं देगा जब तक पाकिस्तान ईरान पर कोई सख्त और साफ रुख नहीं अपनाता। यानी हर तरफ से दरवाजा बंद है और ईरान का मामला तो और भी दिलचस्प है। ईरान को पाकिस्तान पर इतना शक और इतना विश्वास है कि ईरानी अधिकारियों ने पाकिस्तान में होने वाली एक बहुत अहम और बहुत जरूरी बैठक यह कहकर रद्द कर दी कि कहीं पाकिस्तान उन्हें धोखा ना दे दे। ईरान को डर था कि पाकिस्तान उनकी लोकेशन ट्रैक करके इजरायल को दे सकता है और उनके बड़े अधिकारियों पर सटीक हमला हो सकता है। यह डर कोई काल्पनिक बात नहीं है। आज की दुनिया में मेटा डेटा और डिजिटल फुटप्रिंट ही सबसे बड़े हथियार बन चुके हैं। इजराइल और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां इतनी एडवांस हैं कि अगर किसी बड़े नेता का फोन एक जगह देर तक रहे तो उसकी सटीक लोकेशन मिल सकती है और फिर हमला हो। तो ईरान ने सोचा कि पाकिस्तान की धरती पर यह खतरा बहुत ज्यादा है, इसीलिए जाना ही नहीं। यानी पाकिस्तान एक तरफ यूएई से पैसे खो रहा है, दूसरी तरफ सऊदी से मदद नहीं मिल रही और तीसरी तरफ ईरान भी उस पर भरोसा नहीं करता। और ऊपर से चीन ने भी कह दिया है कि हमारी कंपनियों का बकाया तुरंत चुकाओ। पाकिस्तान जिस सीपीसी 2 के सपने देख रहा था वो भी अब हाथ से निकलता दिख रहा है और बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान को लेकर अपने सुर बदलने शुरू कर दिए हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान हर तरफ से बुरी तरह गिरा हुआ है।
अब पाकिस्तान की जनता की बात करते हैं, क्योंकि इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा मार उन्हीं पर पड़ी है और उनके साथ सबसे बड़ा धोखा भी हुआ है। मिडिल ईस्ट के युद्ध के कारण दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें $110 प्रति बैरल तक पहुंच गई। ऊपर से आईएमएफ का दबाव आया और पाकिस्तान सरकार को ईंधन पर दी जा रही सारी सब्सिडी रातों रात खत्म करनी पड़ी। नतीजा यह निकला कि अप्रैल 2026 में पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के दामों में एक विस्फोटक उछाल आया। पेट्रोल की कीमत में सीधा 42% का इजाफा हुआ और यह RS-321 से उछलकर RS-8 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर हो गया। डीजल 55% बढ़कर IC120 पर पहुंच गया। मिट्टी का तेल भी RS-7 लीटर हो गया और इस आग के पीछे सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाजार जिम्मेदार नहीं था। पाकिस्तान सरकार ने अपना राजस्व घाटा पूरा करने के लिए पेट्रोल पर RS-20 पर पेट्रोलियम लेवी को RS-15 से बढ़ाकर RS-160 कर दिया था। मतलब जनता की जेब पर दोहरी मार। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार की वजह से तेल महंगा और दूसरी तरफ सरकार का भारी लेवी। जब पूरे देश में हाहाकार मचा, जनता सड़कों पर आ गई और पेट्रोल पंपों पर मीलों लंबी लाइनें लग गईं, तो प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ को देर रात देश को संबोधित करना पड़ा। उन्होंने बड़े गर्व से ऐलान किया कि वह जनता को राहत देने के लिए पेट्रोल के दाम RSE प्रति लीटर घटा रहे हैं। जनता खुश हो गई, टीवी पर बड़ी बड़ी खबरें चलीं, लेकिन यह सब झूठ था। असलियत में बुनियादी कीमत कम नहीं की गई। आज भी नई कीमत RS-358 प्रति लीटर है, जो पाकिस्तान के इतिहास में अब तक की सबसे ज्यादा कीमत है, और डीजल की कीमत आज भी RS-520 ही है। यानी जनता की आंखों में धूल झोंकी गई, थोड़ा घटाया और बड़ी घोषणा कर दी। ट्रकों की ढुलाई महंगी, खेती महंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट महंगा, हर चीज का दाम ऊपर। यही है पाकिस्तान की सरकार का असली और बहुत कड़वा चेहरा। लेकिन दोस्तों, अब तस्वीर का दूसरा और बेहद उत्साहजनक रुख देखिए। जब पाकिस्तान हर तरफ से फंस रहा था, उसी वक्त भारत बिल्कुल चुपचाप और बिल्कुल शांत तरीके से एक के बाद एक बड़े और महत्वपूर्ण कदम उठा रहा था। हमारे विदेश मंत्री डॉ.एस. जयशंकर ने एक बार कहा था कि हम दलाल देश नहीं हैं, और आज इसी बात का सीधा और बहुत बड़ा फायदा भारत को मिल रहा है। दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते स्टेट ऑफ हॉर्मोज से भारत के जहाज धड़ल्ले से निकल रहे हैं, जबकि पश्चिमी देशों के जहाज या तो डर के मारे रुके हुए हैं या फिर केप ऑफ गुड होप का बहुत लंबा और बहुत महंगा रास्ता नापने को मजबूर है। भारत के करीब 18 जहाज और उनमें सवार करीब 485 नाविक इस खतरनाक इलाके से सुरक्षित निकल चुके हैं। आखिर यह हुआ कैसे? इसका जवाब बहुत दिलचस्प है और हर भारतीय को इस पर गर्व होना चाहिए। मशहूर इंटेलिजेंस रिसर्चर डेमियन साइमन के मुताबिक सैटेलाइट मैप्स और ओपन सोर्स डाटा से एक अहम तस्वीर सामने आई है। भारतीय नौसेना ने ओमान की खाड़ी और अरब सागर में अपने कई युद्धपोतों का एक टास्क फोर्स तैनात कर दिया है, जो कमर्शियल जहाजों को पूरी सुरक्षा के साथ एस्कॉर्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही भारत ने एक नया और बेहद समझदारी भरा समुद्री रास्ता चुना है, जो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र से बचते हुए ओमान की समुद्री सीमा के भीतर से गुजरता है, खासकर मुसद्दम प्रायद्वीप के पास से। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह ओमान का संप्रभु क्षेत्र है, जहां ईरान बिना अंतर्राष्ट्रीय नियम तोड़े कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। इस पूरी रणनीति में ओमान के साथ भारत के मजबूत रिश्ते और ईरान के साथ संतुलन दोनों ने अहम भूमिका निभाई है। ओमान ने रास्ता दिया और ईरान ने भी इस मूवमेंट को लेकर कोई आक्रामक रुख नहीं अपनाया। यानी भारत ने बिना किसी टकराव के चुपचाप अपनी एनर्जी सप्लाई को सुरक्षित रखा है। तेल और गैस की सप्लाई जारी है और देश में कोई बड़ा संकट नहीं दिख रहा। यही वजह है कि जब दुनिया के कई देश अपने जहाजों के लिए नए रास्ते ढूंढने में लगे हैं, भारत पहले ही एक सुरक्षित और स्थिर कॉरिडोर तैयार कर। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को आखिरकार भारत की शरण में आना ही पड़ा। कुछ ही मिनटों पहले ट्रंप ने खुद पीएम मोदी को फोन मिलाया और यह कोई 2 मिनट की औपचारिक बातचीत नहीं थी। 40 मिनट से ज्यादा बात हुई और इस बातचीत में ट्रंप ने मोदी को ईरान के साथ हुई पूरी बातचीत की ब्रीफिंग दी। ईरान की शर्तें क्या हैं, अमेरिका क्या मानने को तैयार है, क्या नहीं मानेगा, ईरान की कौन सी मांगे अमेरिका स्वीकार कर सकता है, ये सब मोदी जी के साथ शेयर किया गया। और ट्रंप ने यह भी कहा कि वह मोदी जी के साथ लगातार संपर्क में रहेंगे और हर अपडेट देते रहेंगे। तो आज हम पूरी कहानी समझेंगे। ये फोन कॉल क्यों हुआ, ट्रंप के सारे दांव कैसे उल्टे पड़े, अमेरिका में ट्रंप की रेटिंग क्यों ऑल टाइम लो पर है,
मध्यवधि चुनाव का क्या खतरा है, हॉर्मूज बंद करने की चाल कैसे फेल हुई और भारत इस पूरे खेल में आगे कैसे खड़ा है, सब कुछ एकदम सीधी और आसान भाषा में। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पहले यह समझते हैं कि यह फोन कॉल इतना अहम क्यों है और इसका मतलब क्या है। देखिए, जब कोई बड़ा और ताकतवर देश किसी और देश को खुद फोन करके अपडेट देने लगे, जब वह किसी को अपनी गुप्त बातचीत की ब्रीफिंग देने लगे, तो इसका एक ही मतलब होता है, उसे उस देश की जरूरत है, वह उस देश के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। और आज यही हुआ है। ट्रंप ने मोदी को फोन किया। यह ट्रंप की मजबूरी है, यह अमेरिका की कमजोरी है और यह भारत की ताकत है। एक तरफ ट्रंप अपने देश में ऑल टाइम लो रेटिंग झेल रहे हैं, दूसरी तरफ नाटो ने उनका साथ छोड़ दिया है, तीसरी तरफ ईरान के साथ बातचीत में उन्हें शर्तें माननी पड़ रही हैं और चौथी तरफ हॉर्मोज बंद करने की उनकी चाल उन्हीं पर उल्टी पड़ गई है। ऐसे में ट्रंप के पास भारत के पास जाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था और भारत ने बिना कोई शोर मचाए, बिना कोई बड़ा दावा किए इस पूरी स्थिति को अपने पक्ष में कर लिया। अब ट्रंप के दांव कैसे और क्यों उल्टे पड़े, यह विस्तार से समझते हैं, क्योंकि इसे समझे बिना पूरी तस्वीर नहीं बनेगी। ट्रंप की रणनीति यह थी कि ईरान को इतना कमजोर कर दो कि वह घुटने टेक दे। इसके लिए उन्होंने हॉर्मुज का रास्ता बंद करने की कोशिश की। उनका सोचना था कि अगर हॉर्मुज बंद हो गया तो दुनिया का 20 से 30% तेल रुक जाएगा, दुनिया तड़प जाएगी और फिर सारे देश मिलकर ईरान पर दबाव बनाएंगे कि युद्ध बंद करो। अमेरिका को अकेले लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ईरान मजबूरी में झुक जाएगा। यह सोच में थोड़ी ताकत तो थी, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी गलती थी और वह गलती यह थी कि ट्रंप ने यह नहीं सोचा कि जब हॉर्मुज बंद होगी तो नुकसान सिर्फ ईरान का नहीं होगा, बल्कि दुनिया के उन सब देशों का होगा जो वहां से तेल मंगाते हैं और उनमें अमेरिका के दोस्त देश भी हैं। और यही हुआ भी। जब हॉर्मुज बंद हुआ तो यूरोप में गैस के दाम बढ़ गए, एशिया में तेल की किल्लत हो गई और खुद अमेरिका में पेट्रोल के दाम बढ़ने लगे। अब अमेरिकी जनता ट्रंप से पूछने लगी कि आपने क्या किया? आपने ईरान को सबक सिखाने के चक्कर में हमें सबक सिखा दिया। और यही वह पल था जब ट्रंप की रेटिंग गिरनी शुरू हुई और नाटो ने भी ट्रंप को एक बहुत बड़ा झटका दिया। नाटो ने साफ कह दिया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर चाहे साल भर डेरा डालकर रखो, हम तुम्हारा युद्ध लड़ने नहीं आएंगे। यह ट्रंप के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी, क्योंकि अमेरिका हमेशा नाटो को एक ऐसा संगठन की तरह इस्तेमाल करता आया है जो उसकी लड़ाइयों में साथ देता है। लेकिन इस बार नाटो ने ना कह दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यूरोप के देश ट्रंप की इस रणनीति से सहमत नहीं है। वो मानते हैं कि ट्रंप ने बिना सोचे समझे यह युद्ध शुरू किया और अब उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा। और रूस और चीन को भी ट्रंप की इस चाल से खास फर्क नहीं पड़ा। रूस तो उल्टा इस मौके का फायदा उठा रहा है और अपना तेल दुनिया को बेच रहा है। चीन भी चुपचाप अपनी चालें चल रहा है। तो ट्रंप की ये चाल, जिसे उन्होंने बहुत बड़ी रणनीति समझा था, वो हर तरफ से फेल हो गई। और इसी दौरान भारत ने क्या किया? भारत ने चुपचाप अपने 2 जहाज हॉर्मुज से निकाल लिए, 2 मिलियन बैरल ईरानी तेल घर ले आया, अमेरिका से स्पेशल वेवर ले लिया, ईरान से दोस्ती का फायदा उठाया और इस पूरे तूफान में बिल्कुल शांत रहा। यह देखकर ट्रंप को समझ आया कि भारत के बिना यह खेल आगे नहीं चलेगा, इसीलिए उन्होंने फोन मिलाया। अब ट्रंप की रेटिंग की बात करते हैं, जो इस पूरी कहानी का एक बहुत महत्वपूर्ण